देख रहे हैं आप गंगा सवेरा और चलिए फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और एक अच्छी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में हवाई सेवा का विस्तार हुआ है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन भी हो चुका है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया इसका उद्घाटन। और अब तक जौली ग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता 250 यात्रियों की थी, जो कि बढ़कर 1200 यात्रियों की हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसकी क्षमता 1800 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे नगर विमानन मंत्री हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी हमने जो भी प्रपोजल भेजे थे, जैसे आज हमारे इस बहुत ही भव्य जो हवाई अड्डा है, जिसमें यहाँ की लोक कृतियाँ हैं, लोक संस्कृति है, उत्तराखंड का पूरा दर्शन है इसके अंदर, इसका आज लोकार्पण किया है। और साथ में जो हमारी जो रूट्स थे, जो उनके हमने आपसे पिछले दिनों निवेदन किया था, वो सारे के सारे आपने पहले ही अनुमोदित कर दिए, सारे स्वीकृत कर दिए। 2 हेलीकॉप्टर्स को स्वयं हम लोग ने फ्लैग ऑफ किया है, एक चिन्याली सुर के लिए देहरादून से और दूसरा देहरादून से पंतनगर, पिथौरागढ़ और वापसी पंतनगर होते हुए देहरादून तक। तो एक विस्तृत नागर विमानन क्षेत्र की योजना आज उजागर हुई है उत्तराखंड के लिए, और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग साथ में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। तो देखा आपने कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन हो गया है। कैसा है ये नया टर्मिनल, देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर कई सौ करोड़ रुपए की लागत से बनकर नया टर्मिनल तैयार हो गया है और जल्द ही ये अब यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा। आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया है। हालांकि अभी यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ के साथ साथ कई चीज़ें यहाँ लाई जानी है, लेकिन उसके बाद भी अब यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं लैस कर दी गई हैं और जल्द ही ये अब यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे पहला जो टर्मिनल था उसमें तकरीबन 250 यात्रियों की क्षमता था। पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर हर तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि देश विदेश से यदि यात्री यहाँ आता है, चार धाम यात्रा पर आता है, पर्यटन के लिहाज से किसी भी क्षेत्र में घूमने आता तो उसे यहीं पर चार धाम यात्रा के दर्शन हो सके और भक्ति में माहौल यहाँ बन सके। इस तरह की तमाम सुविधाएं यहाँ लैस की गई हैं। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उड़ान सेवा के तहत कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ बनाई जा रही हैं। आज 7 शहरों के लिए उड़ान योजना के तहत हेली सेवा भी शुरुआत कर दी गई है, जिससे ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से उड़ान सेवा काफी महत्वपूर्ण आगे साबित होने वाली है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। राम सिंह कैड़ा से बात की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने, सुनिए। पार्टी में शामिल हुए। देखिए, मेरे क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी, रोडों की और अन्य जो मूलभूत समस्याएं थी उनकी आवश्यकता थी, और समस्याओं का समाधान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सोच विकास की रही है, राष्ट्रीयता की रही है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के आला कमान की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? 2022 की तैयारी आप भीमताल से बीजेपी के लिए ही करेंगे या फिर किसी और सीट से? जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे और पार्टी के सिस्टम से चलेंगे। पहले आप कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में आए हैं, तो किस तरीके से आगे लड़ाई रहने वाली बीजेपी कांग्रेस की उत्तराखंड में? देखिए, जनता ने तय करना है, चाहे कोई कितना ही लड़ाए, जो फैसला जनता का होगा वो जनता तय करेगी और जनता अपना रिजल्ट देगी और ये 2022 में सामने आ जाएगा। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा, जो कि अभी तक निर्दलीय थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए, और उनका कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए। कैमरा अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और पौड़ी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बस स्टैंड के दूसरे चरण के निर्माण कामों की शुरुआत कर दी है। बस स्टैंड के सेकंड और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बन रही है। इस पार्किंग का निर्माण 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि बस स्टैंड के अधूरे निर्माण काम को 7 से 8 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसका प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है और द्वितीय चरण के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपए आज जो है विधिवत इसका भूमि पूजन किया गया है। मैं यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी को, विधायक जी को धन्यवाद दे रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 7-8 महीने में काम पूरा हो जाएगा।
वहीं यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि उनकी पार्टी 2022 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। काशी सिंह का कहना है कि यूकेडी का मुख्य एजेंडा मूल निवासी लागू करना, गैरसैंण राजधानी बनाना, भू कानून लागू करना और उद्योगों में 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। सख्त भू कानून यहाँ लागू किया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य की लड़ाई के दौरान भी ये मांग रखी थी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि मूल निवास प्रमाण पत्र लागू होना चाहिए। ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल कहते हैं, उससे कई बाहर के लोग इसकी सुविधा ले रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लखीमपुर खीरी मामले और किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने गांधी पार्क पहुंचकर मौन व्रत रखा। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत का आरोप है कि लखीमपुर खीरी के दोषियों को बचाया जा रहा है। 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी खेती खतरे में है, जिनके परिवार खतरे में है, जिन्होंने 600 लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। काले कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर के लोकतांत्रिक अधिकार के स्थापना के लिए तो उन किसानों को हमारा ये उपवास समर्पित है। वहीं 2022 का चुनाव करीब आते ही देवभूमि में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ऋषिकेश आए थे और अगले ही दिन 4 केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड पहुंच गए। साथ ही आने वाले दिनों में कई और बड़े मंत्रियों और नेताओं के दौरे होने वाले हैं। उधर कांग्रेस इन दौरों पर सवाल भी उठा रही है। राज्य के चुनाव होते हैं, केंद्रीय नेताओं को दायित्व दिया जाता है। अपने द्वारा जो राज्य के लिए की गई उनकी प्रकार की जो योजना है उसको विशेष रूप से नीचे जनता तक पहुंचाते हैं। कार्यकर्ताओं तक विषय आता है और उसको नीचे तक पहुंचाते हैं। देश में भी इस समय बेरोजगारी चरम में है और उत्तराखंड के अंदर चरम में है। कहते थे कि भाई एक साल का 1.5 साल का टाइम बाउंड प्रोग्राम करके सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, कुछ कहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह करके गए। यहाँ आकर किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। और काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा अपने पुत्र को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीमा ने अपने बेटे को जल्द ही भाजपा में शामिल कराए जाने की बात कही है। उधर विधायक हरभजन सिंह चीमा के इस फैसले के बाद भाजपा नेता उनके विरोध में आ गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती है। राजनीति में आने की इच्छा व्यक्त की है और आने वाले चुनाव में उसको विधायक की टिकट मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट थी। बड़े आश्चर्य की बात है, अकाली दल के वो सदस्य हैं तो अकाली दल से ही शायद दावा वो कर रहे होंगे कि भाजपा में वंशवाद की राजनीति बहुत कम चलती है और ना के बराबर है। आदमी को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, पार्टी में काम करना पड़ता है। पहले भी ये माननीय चीमा जी को अकाली दल के गठबंधन के कारण टिकट मिलता रहा। अब अकाली दल से हमारा गठबंधन नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में आकर इस तरीके की बात क्यों रखी है। कालाढूंगी विधानसभा से बीजेपी नेता सुरेश तिवारी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सुरेश तिवारी का कहना है कि कालाढूंगी से एक ही नेता काफी समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इसीलिए अब युवा नेता को भी मौका दिया जाना चाहिए। मेरी एक बार इच्छा है कि पार्टी है कि अगर 30, 32, 35, 40 साल तक एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक ही लोकसभा क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो आखिर पार्टी में नौजवान जो दूसरी पीढ़ी के, दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनको कब अवसर मिलेगा। और उधर काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रदेश सरकार का कामकाज और इसे लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। दिनेश मोहनिया ने कहा कि भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछले 4.5 साल में जनता के लिए क्या काम किया है उन्होंने। अपनी वाहवाही इसी बात में मान रही है कि उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, उनके लोग नहीं छोड़ रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में
उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। हम उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं कि केवल 5 काम वो गिना दें। 5 साल में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए किए हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोनालीपुरम में बीते 3 अक्टूबर को प्रार्थना सभा स्थल में तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी। पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज भी कर चुकी है, मगर किसी भी पक्ष की ओर से कोई गिरफ्तारी न होने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। प्रार्थना सभा के लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। यही गुहार है और हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय मिले और जो कल्प्रिट्स हैं, जो असली गुनहगार हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हो। यही गुहार है और हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय मिले और जो कल्प्रिट्स हैं, जो असली गुनहगार हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हो। और उधर सितारगंज मंडी परिसर में धान की तौली ना होने से आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने 1 अक्टूबर से मंडी में कच्चे आड़तियों से धान की तौल शुरू कराए जाने का आश्वासन तो दिया था, मगर धान की तौल शुरू नहीं हो पाई है। इसके साथ ही मंडी में किसानों को कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है, तो उम्मीद भी नहीं है कि तौली कब होगी। वहीं चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की पाबंदी हटने के बाद अब यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसे देखते हुए उत्तरकाशी के डीएम अपने ऑफिस से ही धामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। डीएम खुद इस पर निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट की पाबंदी हटने के बाद यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोविड के SOP का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे कितने लोग अभी उपस्थित हैं, प्लस वहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, इसके लिए काफ़ी संख्या में CCTV कैमरेज दोनों धामों में स्थापित किए गए हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम अपने कार्यालय में और आपदा कंट्रोल रूम में देखते रहते हैं, जिससे ये अंदाज़ा रहता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। खबर हरिद्वार से है। कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए हैं, ये खबर मिल रही है। ज्यादातर लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत बताई जा रही है। हम जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत रखा था, इसी दौरान रात के समय उन्होंने कुट्टू के आटे आसपास के इलाके से लगभग 19 लोग आए हैं, जिनको कि कुट्टू के आटे के सामग्री खाने के बाद पेट दर्द उल्टी की शिकायत हुई। उनको उपचार दिया गया है। और अब खबर मसूरी से है, जहां भारतीय पैरा निशानेबाजी टीम के कोच सुभाष राणा मसूरी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सुभाष राणा ने कहा कि इस बार पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा और इसके लिए पीएम ने बधाई भी दी है। और नवरात्रि के मौके पर हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। चंडी देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है। नवरात्रि के मौके पर ये मान्यता है कि मां चंडी देवी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मुराद पूरी होती है। चलिए आपको खबर बताएं, कांग्रेस महासचिव की खबर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झाड़ू लगाने की जो उनकी तस्वीर है, इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सीतापुर के बाद अब लखनऊ में प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। दरअसल प्रियंका अचानक इंदिरा नगर की दलित बस्ती लवकुश नगर में पहुंची और दलित बस्ती में झाड़ू लगाने लगी, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, इससे पहले बस्ती के जब PSC गेस्ट हाउस में वो थी, जहां पर हिरासत में रखी गई थी, वहां पर उन्होंने झाड़ू लगाई थी। और अब ये दलित बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। PSC गेस्ट हाउस की एक तस्वीर सीतापुर की तस्वीर है, और दूसरी जो तस्वीर है लखनऊ दलित बस्ती की तस्वीर। प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई। 4 तारीख की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, और लखनऊ की जो तस्वीर देख रहे हैं वो कल की तस्वीर है, जहां पर दलित बस्ती में झाड़ू लगाकर उन्होंने साफ सफाई की। लेकिन अब ये दोनों तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो इन्हीं तस्वीरों को जो आप देख रहे थे, इसी दरमियान ABP गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत भी की। सुनिए।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय लखनऊ के लवकुश नगर में है। इंदिरा नगर में ये इलाका आता है और यहाँ पर आकर उन्होंने जो वाल्मीकि आश्रम है वहाँ पर आज झाड़ू लगाया, साफ सफाई की। इससे पहले एक तस्वीर और उनकी सामने आई थी जब वो लखीमपुर जा रही थी और सीतापुर में रोका गया था, तो उस समय भी उनको जहाँ रखा गया वहाँ भी उन्होंने साफ सफाई करके एक संदेश देने की कोशिश की थी। मैं यहाँ पे ये संदेश देने आई हूँ कि जो योगी जी की तरह मानसिकता रखता है, जो कहता है कि सफाई करने के लायक कोई इंसान हो न हो, उसको समझना चाहिए कि सफाई का काम जो हमारे करोड़ों सफाई कर्मचारी करते हैं, करोड़ों महिलाएं रोज़ अपने घर का झाड़ू करती हैं, करोड़ों भाई बहन, दलित भाई बहन ये काम करते हैं, वो सब स्वाभिमान से ये काम करते हैं। इस काम में स्वाभिमान है। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है और इस देश में नहीं चलेगा। और जो जातिवाद और जो इस तरह की मानसिकता रखता है वो समझ ले ये बात। अपमान मेरा नहीं कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी। मुझे इसमें स्वाभिमान है कि मैं जनता के न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और सब जितनी भी मेरी बहनें यहाँ हैं जो ये काम करती हैं, इनका भी स्वाभिमान है। वहीं प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने वाले वीडियो पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, तो वो भी सुनिए। मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। प्रियंका वाड्रा पे ये मुहावरा एकदम दुरुस्त पड़ता है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी थी जब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छता अभियान शुरू किया था, तो उन्होंने कहा मोदी जी झाड़ू लगाते हैं। यही इन लोगों ने करा और कहा नौटंकी है। आज हम लोग खुश हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप आई हैं, आपने स्वच्छता अभियान मोदी जी का माना है और उस अभियान में जुड़े हैं। आपके साथ पूरी कांग्रेस भी जुड़े है और इसीलिए हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। फिल्मी सितारों की रामलीला का कल तीसरा दिन था और फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियों ने रामलीला के पात्रों पर अभिनय प्रस्तुत किया। इसमें अभिनेत्री भाग्यश्री 30 साल बाद एक बार फिर पर्दे पर नजर आई। उन्होंने अयोध्या की रामलीला में माता सीता का किरदार प्ले किया और शहबाज खान रावण के रोल में थे। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन परशुराम की भूमिका में नजर आए। सीता का रोल निभाने के लिए अयोध्या पहुंची हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर जब वो पहुंची तो उन्हें कैसा लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर पहुंची और रामलीला का किरदार में सीता माता का रोल निभा रही, कैसा लगा? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि बम्बई से इस बहाने मुझे मौका भी मिला और आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला, जहां मैं राम की नगरी में आऊँ, अयोध्या में आऊँ। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अयोध्या आऊँ, लेकिन घर परिवार को छोड़ के और स्पेशली अभी कोविड के दौरान घर से निकलना भी मुश्किल था। तो 2 साल बाद जब घर से निकली हूँ और अयोध्या आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो भी इतने अच्छे मौके पर जहाँ मैं सीता मैया का रोल प्ले कर रही हूँ।